नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज मदर्स डे है और मदर्स डे पर हम सबकी दुनिया भर की माताओं को शुभकामनाएं देते हैं। और आज इसी मदर डे पर पूरे देश की माता किसान को भी याद करते हैं। माँ पहले भी रोती थी, बेटे ने खाना नहीं खाया इसलिए। माँ आज भी रो रही है, आज भी माँ रो रही है, बेटे ने खाना नहीं दिया इसलिए। यह फर्क हमारे कुछ माताओं के जीवन में आया है और देश के सारे किसानों के जीवन में रोज आ रहा है। जी हाँ, किसान पहले दुखी होता था कि मैं देश को भरपेट खाना नहीं खिला पाया, दिन रात खेती में मेहनत करता था, लेकिन आज उसी खेत से उसको खदेड़ा जा रहा है और उसके लिए गोली, बंदूक, लाठी का उपयोग हो रहा है। देश के करता धरता आतंकवादियों से तो शांति वार्ता करते हैं, कई आतंकवादियों से तो देश के बाहर जाके भी शांति की वार्ता करते हैं। इतनी बड़ी फौज को सीमा पर खड़े करके सीज फायर कहा जाता है, अर्थात देशद्रोही या दुश्मन पर बंदूक या गोली ना चलाओ। लेकिन जब किसान से बात करने की बात आती है तो वहां पर डंडे, लाठी, काठी, गोली, क्या क्या लेके हमारे देश की सरकार, उसके मुखिया पहुंचते हैं। यह दुखद है और यह वास्तव इतना विचित्र रूप लेता जा रहा है कि बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक और जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब तरफ यही हो रहा है। आज इसी पे डालेंगे नजर और आज इस मदर डे पर पूरे देश की मां किसान को याद करेंगे, उनको समर्पित करेंगे अपनी ये सारी भावनाएं। नजर डालते हैं शुरू में मुद्दे पर। जिस देश की बड़ी जनसंख्या खेती पर निर्भर है, जीडीपी में उनका बड़ा योगदान है, उस देश में किसान दूसरे दर्जे का नागरिक कैसे हो सकता है? लेकिन यह भारत में संभव ही नहीं, वास्तव में हो रहा है। खास करके पिछले कुछ सालों से तो यह प्रक्रिया पूरे जोर पर है। वैश्वीकरण ने देश के अमीरों को बहुत ज्यादा अमीर और गरीबों को बहुत ज्यादा गरीब कर दिया है। गरीबों में सबसे ज्यादा ईमानदारी से खेती करने वाले किसान हैं, इसलिए नव धन कुबेरों का वह आसान शिकार बन रहे हैं। भ्रष्टाचार से निर्मित काला धन जमीन में लगाना सबसे आसान और मुनाफे का सौदा होता है। इस काले धन की नजर किसान के ईमान के धन पर गिरी और यह समस्या शुरू हुई। इसे सरकार जब से दलाल बनकर एक प्रॉपर्टी डीलर जैसा काम करने लगी, तब से तो किसानों की गुहार सुनने वाला कोई रहा ही नहीं। किसानों के इस सबसे बड़े और निर्दयी लूट का सबसे बड़ा उदाहरण है नोएडा प्राधिकरण। नोएडा प्राधिकरण किसानों से 850 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन लेकर बड़े बड़े बिल्डरों को देती है और कुछ ही दिनों में वह बिल्डर उसे 1000 गुना बढ़ाकर बेचते हैं। ये रेट कंस्ट्रक्शन के नहीं, केवल जमीन के हैं। किसान जब उसकी आंखों के सामने यह सब देख रहा है तो वह इसे कैसे बर्दाश्त करेगा, खास करके तब जब वह जमीन अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है। ऐसे में किसान और प्रशासन का संघर्ष होना स्वाभाविक है। आज ऐसा संघर्ष केवल नोएडा में ही नहीं, पूरे देश में चल रहा है। इस संघर्ष का सबसे दुखद पहलू यह है कि जब किसान लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करता है, तब तक सरकारें उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और जब मजबूरी में वह हाथ उठाता है तो सरकार डंडा ही नहीं, बंदूक चलाकर गोली मारती है। ग्रेटर नोएडा का ही उदाहरण लीजिए। 5 महीने से जो किसान धरने पर बैठे थे, उनकी सुध लेने कोई अफसर नहीं आया और जब मजबूरन उन्होंने सरकारी लोगों को बंधक बनाकर रखा तो सरकार दल बल के साथ वहां बंदूकें लेकर पहुंची। किसानों को खदेड़ने के लिए लाठी, डंडे, पत्थर चलाने पर भी जब किसान नहीं हिले तो उन पे गोलियां भी चली। इसमें बूढ़े, बच्चे और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। ये वही सरकार है जो आतंकवादियों के साथ शांति वार्ता करती है और उसे विश्वास बहाली का नाम दिया जाता है। क्या किसानों के साथ विश्वास बहाली नहीं हो सकती? आतंकवादियों से चर्चा के लिए विदेश के ठिकाने तक तय किए जाते हैं, तो देश में किसानों से बात क्यों नहीं हो? नक्सलवादियों के मध्यस्थ स्वामी अग्निवेश को सरकार वहीं वीआईपी जैसा दर्जा देती है, तो किसानों के लिए मध्यस्थता करने जाने वाले को गुंडा, अपराधी कहती है। आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि अपने ही देश में किसानों को दूसरे दर्जे के नागरिक का दर्जा कब तक मिलेगा? और हर बार उसके अपने हाथ में शस्त्र उठाए बगैर सरकार नहीं जागेगी। हमारे अपने देश में ही किसान को दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, बर्ताव किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। ये इस देश में हो रहा है जिसको कृषि प्रधान देश कहा जाता था। वैसे हमारे देश के कृषि के साथ तो अन्याय देश के स्वतंत्र होने के पहले दिन से शुरू हुआ। जिस देश का सबसे बड़ा उद्योग कृषि था, वहां पर उसको उद्योग का दर्जा ना देकर हमें ऐसे उद्योगों को कि जो बाहर से मंगाकर खड़े किए गए, उनको उद्योग का दर्जा दिया, सब्सिडी दी, बढ़ावा दिया
और जिससे सबसे ज्यादा लोग जुड़े थे और आज भी जुड़े हैं, उस कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज भी यही स्थिति है। आज चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो देश के जीडीपी से लेकर देश के महत्वपूर्ण योगदान में किसान और उसके कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा है। विदेशी कंपनियां गो रूरल की नीति के तहत गांव में जाकर मॉल खुले कर रही है, लेकिन किसान को देने के लिए तो कुछ नहीं, लेने के लिए जरूर उसकी खेती है। जी हाँ, नोएडा का उदाहरण लीजिए, नंदीग्राम का लीजिए, संगरूर का लीजिए। देश के कई कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर कृषि उपयोगी जो जमीन है उसको लिया गया और खदेड़ा गया किसानों को उनकी अपनी जमीन से। किसान के लिए उसकी जमीन ही सब कुछ है। अगर उसकी जमीन से उसको निकाल फेंकेंगे तो उसके पास क्या रहेगा, क्योंकि अशिक्षा का प्रमाण भी उसके पास ज्यादा है। ऐसे में किसान अपने घर से या अपने जीवन से बेदखल होता है। आइए नजर डालते हैं क्या कारण है इसके पीछे ऐसे होने के। किसानों को जमीन से बेदखल करके उनकी जमीन हड़पने के कारनामे होने के कई कारण हैं। कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। सरकार जमीन खरीद फरोख्त के दलाल का काम करने लगी। ऐसे में कुछ सरकार को कुछ करे बगैर और सरकारी बाबू और नेताओं को अपनी चाय पानी का आसान रास्ता मिला है। शहरों के पास की जमीन में निवेश का रिटर्न बहुत ज्यादा हो गया। स्वाभाविक ही शहरों के आसपास की जमीन को आने वाले दिनों के लिए खरीद कर रखने का चलन बढ़ा। अधिग्रहण का स्पष्ट कानून का न होना, ये भी सबसे बड़ा कारण है कि स्थानीय सरकारी बाबू को जब चाहे जो चाहे जमीन को अधिग्रहित करने का अधिकार होने से उसका दुरुपयोग बढ़ा है। काला धन बचाने का सुरक्षित तरीका है जमीन में निवेश। जमीन के कागज के रेट और वास्तविक मार्केट के रेट में बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से बन रहा काला पैसा भी जमीन के बिकवाली के बाद कारण बढ़ा। किसानों का संगठित न होना। किसान सबसे बड़ी संख्या में है, लेकिन वह संगठित नहीं है, इसलिए इन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए कोई मंच नहीं। मीडिया भी किसानों के आंदोलन को उपद्रव कहता है, जिससे आंदोलनकारी किसानों की छवि खराब होती है और उन्हें जितना समर्थन मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। ये कुछ कारण है। इस कारणों में आप इजाफा कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब हम कॉलर लेने को शुरू करेंगे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करिए, एसएमएस करिए, सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया को दीजिए। पहले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं किसान के इस कार्यक्रम में वो क्या करें। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, महावीर बोल रहा हूँ, गाँव चानो हरियाणा से। हाँ बोलिए महावीर जी। सर, ये हमारे को एक बात समझ में नहीं आई है। जो अभी अपना यूपी में हो रहा है, किसान को 800 रुपए प्रति गज के हिसाब से भाव दे रहे हैं और वहाँ जमीन का भाव 10,000 रुपए प्रति मीटर है। हाँ, इतना फर्क कैसे? ये गूंगी बहरी सरकार क्या करने लग रही है? किसान के पीछे जो उसको उचित रेट देना चाहिए किसान को, बिल्कुल। और हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी अपनी इसमें भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल। जितने पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, बिहारी वाजपेयी है, जो भी जिस पार्टी है, हर पार्टी के जो भी जितने लीडर है, सबको हमारे किसान का साथ देना चाहिए। हमारा देश किसान ने ऊपर उठाया हमारे देश को। बिल्कुल, धन्यवाद महावीर जी। महावीर जी कह रहे हैं कि देश की सरकार गूंगी बहरी है। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है, वो ज्यादा होशियार है। इतनी होशियार है इसलिए तो नोएडा प्राधिकरण जैसा एक अथॉरिटी बनाकर किसान की जमीन 850 रुपए में ली जाती है। किसी बिल्डर को 10% अमाउंट उससे लेकर पूरी दी जाती है, 10 साल में पैसे लेने की शर्त के साथ। और वो बिल्डर जेपी बिल्डर जो कि नोएडा में और यमुना प्राधिकरण में काम कर रहा है, 85,000 तक उसको बेचता है। सोचिए कितने हजार गुना अगर किसान की आंखों के सामने उसके जमीन का भाव हो रहा है और उसको एक निवाले का टुकड़ा फेंका जा रहा है, तो कुत्ता नहीं है, उसमें भी स्वाभिमान है, सम्मान है, अपने हक के लिए जीने मरने का, संघर्ष करने का संवैधानिक अधिकार है। अगर बंदूक लेकर आए पुलिस पर और डंडा लेकर आए पुलिस पर अगर पत्थर हाथ में लेकर बात करता है तो उसकी गलती शायद कम है। एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। मैं सर गनगौर पारसोल से ही नागरिक पत्रकार आपका कृतपाल सिंह बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, कल मैं 2 बजे ऑन मौके पे मौजूद था। जो किसानों पे कल फायरिंग वही मौजूद था। हाँ, मेरा भी हाथ तोड़ दिया गया है और कान फाड़ दिया है, कान में गोली लगी है। मैं में भर्ती हुआ था। अच्छा। और इतना बुरा हाल करा है, अभी तक ये लोग कर रहे हैं। रात को बिटोरों बोगियों में आदमियों को घेर घेर के आग लगा दी गई है।
मार मार के आग लगाई गई है। कम से कम इतने लोग यहाँ गायब हो रहे हैं, लोग गए कहाँ? आखिरकार इन लोगों ने किसानों को मतलब बर्बाद कर रखा है इस टाइम फोर्स ने। तो बहुत बुरा हाल है। भट्टा पारसोल में इस टाइम छावनी बनी हुई है और भीतर जनानियों और लेडीजों को सबको मारा जा रहा है। कृपाल जी, आप तो अंग्रेज के जमाने का वाकया याद करा रहे हैं एक तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल हकीकत याद करा रहा हूँ आपको ये। हाँ, बिल्कुल हकीकत बात है जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत है जो मैं कह रहा हूँ। और जो मेरे अभी पलस्तर चढ़ा हुआ है, कैलाश हॉस्पिटल 1 बजे आया था, तो देखा मैंने बिल्कुल आग, पूरा भट्टे गांव में आग ही आग पेटों में चल रही थी। आग बुरी हाल है मतलब वहाँ पे जी। बिल्कुल, मतलब प्रशासन और पुलिस के द्वारा खेतों में आग लगाई जा रही है। हाँ जी, खेतों में और घरों में भी आग लगा दी गई है सर। घरों, बोंगी उनके भूसा के और उपले के सब में आग लगा दी है। ये क्या बदले की कार्रवाई के तौर पर किया जा रहा है? हाँ जी, बदले कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग। और मतलब ये है कि मतलब ट्रैक्टर भी फूंक दिए गए उनके, मकानों मतलब गेहूं पड़े हुए थे ढेर, उन पर भी आग लगा दी गई है। बहुत बुरा हाल रखा है सर मतलब मायावती सरकार के मतलब प्रशासन ने अभी। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने आंखों देखी बताई। और ये भुक्तभोगी है, हमारे नागरिक पत्रकार भी है, सुदर्शन टीवी के नागरिक पत्रकार देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं। किसान से लेकर व्यापार करने वाले व्यक्ति तक और जॉब करने वाले से लेकर विद्यार्थी स्टूडेंट तक सब नागरिक पत्रकार बने हुए। और ऐसे लोग दूर दराज में हो रहे ऐसे आंदोलनों में शिरकत करके अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसी रिपोर्टिंग देते हैं। आप भी ऐसे नागरिक पत्रकार बन सकते हैं। सुदर्शन के स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर भी आप नागरिक पत्रकारिता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह समाज सेवा का एक आधुनिक और एक अच्छा मौका है। अभी आपने देखा कि एक नागरिक पत्रकार ने किस तरीके से आंखों देखी रिपोर्ट की है।